So today we will discuss about epilepsy. पता आपको क्या होता है? अगर अपन आम भाषा की बात करें तो एपिलेप्सी क्या है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिर्गी या फिर क्या, सीजर्स। ठीक है, तो ये क्या है, एपिलेप्सी। तो अब अगर अपन डिस्कस करें कि ये एपिलेप्सी या जो मिर्गी के दौरे या जिसको अपन सीजर्स बोलते हैं, ऐसा होता क्यों है, क्यों होता है। अपन अभी कौन सी यूनिट डिस्कस कर रहे हैं, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एपिलेप्सी क्या है। इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, किसका डिसऑर्डर है ये, न्यूरॉन्स का। अब बात करते हैं एपिलेप्सी की, तो ये एपिलेप्सी होता क्यों है, ऐसा क्या रीजन है कि आपको सीजर्स आते हैं या मिर्गी के दौरे आते हैं या आपको झटके आते हैं। कमिन, बताओ क्या रीजन हो सकता है। ड्यू टू एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, ब्रेन में क्या होता है, डिस्चार्ज होता है किसका, नर्व इम्पल्सेस का। बट सडन और एक्सेसिव अगर डिस्चार्ज हो रहा है नर्व इम्पल्सेस का, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको सीजर्स आ सकते हैं या आपको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, या आप आम भाषा में बोलें तो आपको क्या, मिर्गी के जो झटके आ रहे हैं वो आ सकते हैं। क्यों आते हैं, ड्यू टू सडन एंड एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ठीक है, आगे सब। अगर अपन ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी की बात करें तो कितने हेमिस्फेयर होते हैं ब्रेन में, 2 हेमिस्फेयर होते हैं। कौन कौन सा, राइट और लेफ्ट। और उन दोनों हेमिस्फेयर में क्या होते हैं, वेरियस लॉब्स होते हैं। और वो कौन कौन से लोब होते हैं, फ्रंट वाला कौन सा लोब है, फ्रंटल लोब। ये कौन सा है, पोस्टीरियर वाला, ऑक्सीपिटल। और कौन से रह गए, पैराइटल एंड टेम्पोरल। ठीक है, तो 2 हेमिस्फेयर होते हैं ह्यूमन ब्रेन में, कौन कौन से, राइट और लेफ्ट। और 4 लॉब्स होते हैं, कौन से, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल एंड पैराइटल। ठीक है, अब अगर अपन मिर्गी के दौरे की बात करें तो एक्सेसिव डिस्चार्ज किसका हो रहा है, नर्व इम्पल्सेस का। मान लो कि फ्रंटल लोब में एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, तो क्या होगा, फ्रंटल लोब का क्या काम है, नहीं बताओ, फ्रंटल लोब का क्या काम है ब्रेन के। अपने घर में सब जगह लाइट की सप्लाई हो रही है। ठीक है, मान लो कि एकदम से करंट ज्यादा आ गया। ठीक है, मान लो कि आपके रूम में एकदम से करंट ज्यादा आ गया, तो क्या हो सकता है, मान लो ट्यूबलाइट है वो क्या हो सकती है, फ्यूज हो सकती है। अगर आपके रूम की ट्यूब फ्यूज हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ट्यूबलाइट का फंक्शन क्या है, आपको लाइट देना। तो अगर ट्यूबलाइट फ्यूज हो गई उसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, जो वो फंक्शन है किसका, ट्यूबलाइट का, आपको लाइट देना, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मान लो एक्सेसिव डिस्चार्ज किसमें है, फ्रंटल लोब में है। तो फ्रंटल लोब का काम क्या, आपको पता होना चाहिए, क्या काम है, जो थिंकिंग है, आपकी प्लानिंग है, वो कौन सा लोब करता है, फ्रंटल लोब। तो जैसे ही मान लो एक्सेसिव डिस्चार्ज हुआ फ्रंटल लोब में, तो आपकी क्या होगी, आप सोच नहीं पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, आप जो प्लानिंग कर रहे हो आप प्लान नहीं कर पाओगे। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है किसमें, फ्रंटल लोब में। मान लो कि ऑक्सीपिटल लोब में एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, क्या काम है ऑक्सीपिटल लोब का, बताओ। विजुअल, ऑडिटरी, आप देखते हैं तो किस वजह से देखते हैं, क्योंकि जो फ्रंटल लोब का काम क्या है कि आपको दिखाई दे, आपको सुनाई दे। वो किसका काम है, कौन से लोब का, ऑक्सीपिटल लोब का। तो जैसे ही मान लो कि आपको एक्सेसिव डिस्चार्ज किसमें है, ऑक्सीपिटल लोब में है, तो एकदम से क्या होता है, पेशेंट को दिखाई देना बंद हो जाएगा, उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा, क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीपिटल लोब में जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्सेसिव डिस्चार्ज कर रहे हैं किसका, नर्व इम्पल्सेस का। ठीक है, तीसरी अगर लोब की बात करें, कौन सा, टेम्पोरल। तो टेम्पोरल लोब का क्या काम है, बताओ, आपको याद रहता है सब चीजें, ये कौन से लोब का काम है, आप पढ़ाई करते हो आप, ये किस चीज, कौन से लोब का काम है, दिस इज ऑफ टेम्पोरल लोब। ठीक है, और पैराइटल का क्या काम है, परसेप्शन। ठीक है, तो जोन से भी पर्टिकुलर लोब में एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा, उसकी वजह से जो उसका पर्टिकुलर फंक्शन है वो लॉस हो रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अगर मान लो फ्रंटल लोब का हो रहा है तो उसको अपन पार्शियल एपिलेप्सी बोलते हैं। पार्शियल का मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल पर्टिकुलर किसी लोब में एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर लोब का फंक्शन लॉस हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल एपिलेप्सी। और पार्शियल एपिलेप्सी की अगर सब टाइप की बात करें तो 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल। ठीक है, पता चल गया। दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी का क्या मतलब है, मान लो कि एक्सेसिव डिस्चार्ज कहां पे हो रहा था, फ्रंटल लोब में हो रहा था, फ्रंटल से किस में गया, पैराइटल में गया, पैराइटल से किस में गया, टेम्पोरल में गया, और टेम्पोरल से ऑक्सीपिटल में गया, तो इस एपिलेप्सी को अपन क्या बोलेंगे, जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। तो अगर आपसे पूछा जाए एपिलेप्सी क्या है, क्या है,
अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है या फिर आपसे वाइवा में पूछा जाता है कि एपिलेप्सी क्या है, तो क्या है एपिलेप्सी? एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इम्पल्सेज इन द ब्रेन, ठीक है। इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या है? इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। और वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ब्रेन में अपना क्या है, जो नर्व इम्पल्सेज हैं वो सडन और एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है। मान लो कि ये यहाँ पे ट्यूब लाइट है, उसमें एकदम से करंट ज्यादा आ जाए तो क्या हो जाती है, वो फ्यूज हो जाती है। वैसे ही अपना ब्रेन फ्यूज हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एपिलेप्सी बोलते हैं, ठीक है। ये दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? पार्शियल एपिलेप्सी और जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। पार्शियल एपिलेप्सी का क्या मतलब है कि पर्टिकुलर कहीं ब्रेन में एक जगह अगर एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे? पार्शियल। और इसके सब टाइप, दो सब टाइप हैं, कौन कौन सा? सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल, ठीक है। और अगर जनरलाइज्ड एपिलेप्सी की बात करें तो इसका क्या मतलब हुआ? एक लोब में एक्सेसिव डिस्चार्ज होना स्टार्ट हुआ, एक लोब से दूसरे लोब में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा, तीसरे से चौथे लोब में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसने कंप्लीट ब्रेन को क्या है, कैप्चर कर लिया है। उसको अपन क्या बोलेंगे? जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। क्लियर? अब अगर अपन बात करें कि ये एक्सेसिव डिस्चार्ज होता क्यों है, ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये एक्सेसिव डिस्चार्ज हो सकता है, तो ऐसा क्या रीजन मानते हो आप? यस, लास्ट रोज, क्या रीजन हो सकता है? पहली चीज, किसी मिर्गी के पेशेंट को देखा है जिसको सीजर्स आते हो, ऐसा पेशेंट को देखा है? क्या रीजन हो सकते हैं? वेरी गुड, एक स्ट्रेस रीजन हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है? मान लो किसी पेशेंट को क्या ट्रॉमा हुआ हो, हेड इंजरी हुई हो, उस पेशेंट को हो सकता है। या फिर क्या हो, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो, या फिर किसी पेशेंट में क्या हो, मेनिंजाइटिस हो, किसी पेशेंट को वायरल एन्सेफेलाइटिस हो, कोई क्रोनिक एल्कोहलिक हो, उसने सडन विड्रॉ कर लिया हो, उसकी वजह से आपको सीजर्स आ सकते हैं। या फिर आप सीएनएस जो डिप्रेस करती हैं वो ड्रग्स कंटिन्यूअसली ले रहे हैं, उनका अब्रप्टली आपने विड्रॉ कर दिया है, तो उसकी वजह से आपको क्या आ सकते हैं? सीजर्स आ सकते हैं। तो अगर एपिलेप्सी की इटियोलॉजी की बात करें तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? पहला, हेड इंजरी, क्या हो सकता है? आपको मान लो चोट लग गई हो, ट्रॉमा है, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ व्हाट? जो ब्रेन के चारों तरफ क्या है, एक झिल्ली है, उसको क्या हो गया, वो इन्फ्लाम्ड हो गई है, उसकी वजह से आपको क्या है? मेनिंजाइटिस है। उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है? सीजर्स हो सकते हैं। और क्या रीजन है? वायरल एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। मान लो किसी पेशेंट को क्या है, ब्रेन ट्यूमर है, तो उसको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। और क्या रीजन है? मान लो कोई पेशेंट क्रोनिक एल्कोहलिक है, वो 5 साल से 10 साल से डेली ड्रिंक कर रहा है और एकदम से उसने शराब पीना छोड़ दिया है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? आपको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। दीज आर द etiological regions of epilepsy. आपको डायग्राम में दिख रहा है, दो टाइप की एपिलेप्सी होती हैं, कौन कौन सी? पार्शियल और जनरलाइज। पार्शियल एपिलेप्सी में क्या है, कौन सा एक लोग अफेक्ट हो रहा है? कौन सा एक लोग? आपको दिख रहा होगा एक लोग अफेक्ट हो रहा है। लेकिन जनरलाइज में क्या हुआ, एक लोब से दूसरे में चला गया, दूसरे में तीसरे में चला गया, तीसरे से चौथे में चला गया, कंप्लीट ब्रेन को इसने कैप्चर कर लिया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? जनरलाइज्ड एपिलेप्सी। क्लियर? ये तो हुई इंट्रोडक्शन की बात। अब अपन डिस्कस करते हैं कि कोई मान लो मिर्गी का पेशेंट है या जिसको सीजर्स आ रहे हैं, उस पेशेंट को अपन ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की अपन बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लियर? तो अपने पास में 4 एम है, 4 तरीकों से अपन किसी भी एपिलेप्सी की या जिस पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं उसको अपन ट्रीट कर सकते हैं। 4 तरीके कौन कौन से हैं? एक है कि अपन सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें। एक तरीका क्या है अपने पास में कि ब्रेन में सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें, ठीक है। दूसरा अपने पास में तरीका क्या है कि अपन कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर दें, ठीक है। तीसरा अपने पास में तरीका क्या है कि जो गाबानर्जिक न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो गाबा का जो इफेक्ट आ रहा है, और गाबा का क्या एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है कि इनहिबिटरी होता है? इनहिबिटरी होता है, उसके इफेक्ट को अपन फैसिलिटेट कर दें। और जो चौथा अपने पास में जो तरीका है वो क्या है कि एनएमडीए रिसेप्टर्स को अपन ब्लॉक कर दें, ठीक है। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की अपन बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग अपन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसी कौन सी दवाएं जो किसको ब्लॉक करें? सोडियम चैनल को। एक तरीका क्या है अपने पास में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अपन बात कर रहे हैं, वैसे ही अपन क्लासिफाई करेंगे। तो एक तरीका क्या है कि ब्रेन में अपन कौन से चैनल्स को ब्लॉक कर दें? विच वन? बोलो ना, सोडियम चैनल्स। दूसरा किसको ब्लॉक कर दें? कैल्शियम चैनल्स। तीसरा किसको क्या करें अपन?
जो गाबा का क्या है, इनहिबिटरी इफेक्ट है, उसको अपन फैसिलिटेट कर दें। और चौथा जो अपने पास में तरीका है वो क्या है कि अपन एनएमडीए रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें। ठीक है, जो सबसे पहले अपने पास तरीका है वो कौन सा है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके अपन एपिलेप्सी को कैसे साइडलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम चैनल क्या करता है ब्रेन में, बातें नहीं प्लीज। सोडियम चैनल क्या करता है, सोडियम पॉजिटिव आयन है कि नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है। ठीक है, और सोडियम चैनल का क्या काम है, कोई भी चैनल अपने घर पे गेट होता है उसका क्या काम है, आपके घर पे गेट है उसका क्या काम है, या तो आप उससे अंदर जा सको या उससे आप बाहर जा सको, यही काम है, और कोई काम नहीं है गेट का। ठीक है, तो सोडियम चैनल क्या करेगा, या तो सोडियम को अंदर आने देगा या सोडियम को बाहर जाने देगा, यही काम है सोडियम चैनल का। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, एपिलेप्सी की। और एपिलेप्सी को अपन ट्रीट कैसे कर सकते हैं, जो पहला मैकेनिज्म है वो क्या है, कैसे करते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक क्यों करना है, क्यों करना है, क्योंकि ब्रेन में एक्स्ट्रा सेलुलरली क्या प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है, और वो क्या आएगा, इंट्रासेलुलरली आएगा। ठीक है, जो सेल के बाहर का जो सोडियम है उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर, और जो अंदर है उसको क्या बोलेंगे अपन, इंट्रासेलुलर। ये जो सोडियम चैनल है ये क्या करेगा, सोडियम को बाहर से सेल के अंदर आने देगा। क्या क्या करेगा, सेल को एक्स्ट्रा सेलुलरली जो सोडियम प्रेजेंट है उसको इंट्रासेलुलरली सोडियम को आने देगा। और सोडियम पे कौन सा पॉजिटिव आयन है कि नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है। इसने चैनल को ओपन कर दिया है, किसने, वो नॉर्मली सोडियम चैनल ओपन है, तो बार बार अगर सोडियम अंदर आएगा, बार बार सोडियम अंदर आएगा तो क्या होंगे, बहुत सारे पॉजिटिव आयन है वो सेल के अंदर क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, अगर पॉजिटिविटी किसी भी सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो गई है उसकी वजह से क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा कि रिपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन होगा। और जैसे ही डीपोलराइजेशन होगा उसकी वजह से क्या होगा, क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अपने को क्या मिलेंगे, एक्साइटेटरी सिग्नल्स मिलेंगे। कौन से सिग्नल मिलेंगे, एक्साइटेटरी सिग्नल मिलेंगे। और वो एक्साइटेटरी सिग्नल मिलने की वजह से ऑलरेडी ब्रेन में क्या हो रहा है, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्सेज हो रहे हैं, और अपन एक्साइटेटरी सिग्नल दे रहे हैं, तो उसकी वजह से जो डिस्चार्ज था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स क्या करेंगे, सोडियम चैनल को क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगे। और ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलरली सोडियम किसमें आ रहा था, सेल के अंदर आ रहा था, वो सेल के अंदर नहीं आ पाएगा। और नहीं आने की वजह से क्या नहीं होगा, डीपोलराइजेशन नहीं होगा। और डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो क्या होंगे, जो एक्साइटेटरी अपने को सिग्नल्स मिल रहे थे वो एक्साइटेटरी सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। उसकी वजह से जो एक्सेसिव नर्व इंपल्सेज आ रहे थे, डिस्चार्ज हो रहा था, वो क्या हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ में आना चाहिए। अपने पास में 4 मैकेनिज्म है एपिलेप्सी को कम करने के या अपने को साइडलाइन करने के। कौन कौन से 4 मैकेनिज्म है, पहला कौन सा है, सोडियम चैनल को अपन ब्लॉक कर दें। अब क्वेश्चन ये आता है कि सोडियम चैनल को ब्लॉक क्यों करना है। अगर अपन नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात करें तो ब्रेन में सोडियम चैनल क्या करता है, डीपोलराइजेशन सीधा नहीं करेगा ना, क्या करेगा, सोडियम चैनल किसको अंदर आने देगा, सोडियम को जो एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट है वो सेल के अंदर आएगा। बार बार वो सोडियम अंदर आएगा, बार बार सोडियम अंदर आएगा, तो जो पॉजिटिविटी है किसमें, सेल के अंदर, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, क्या होगा, डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन जैसे ही होगा तो उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो अपने को कौन से सिग्नल मिलेंगे, एक्साइटेटरी सिग्नल मिलेंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, ऑलरेडी क्या है, एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा है किसका, नर्व इंपल्सेस का, और फिर एक्साइटेटरी अपन सिग्नल दे रहे हैं तो क्या होगा, आपको जो सीजर्स हैं वो और ज्यादा उसके अटैक आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर आपने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दी है तो ये एंटी एपिलेप्टिक ड्रग क्या करेगी, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देगी। और ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा, सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ पाएगा, और अंदर नहीं आ पाएगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा। डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। और जो क्या अपने को एक्साइटेटरी वो सिग्नल्स मिल रहे थे वो अब साइडलाइन हो जाएंगे। और उसकी वजह से जो आपको सीजर्स आ रहे थे या जो आपको क्या है मिर्गी के दौरे आ रहे थे वो क्या हो जाएंगे, अब बंद हो जाएंगे। पहला मैकेनिज्म क्लियर, किसी को कोई इश्यू, एनी क्यूरी, पहला मैकेनिज्म क्लियर है। दूसरा मैकेनिज्म अपने पास में क्या था, अपन ने कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करना है। ठीक है, कौन से टाइप का कैल्शियम चैनल, टी टाइप। ठीक है, कैल्शियम चैनल के वेरियस टाइप्स हैं, तो यहां पे अपन ब्रेन में कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉक करेंगे, टी टाइप। ठीक है, तो कैल्शियम पे कौन सा, ये पॉजिटिव आयन है कि नेगेटिव आयन है,
पॉजिटिव, सेम वही फंक्शन होगा। कैल्शियम चैनल क्या करेगा, कैल्शियम को एक्स्ट्रा सेलुलरली से क्या इंट्रा सेलुलरली कैल्शियम आएगा और उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे वही सेम डिपोलराइजेशन होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और आपको क्या मिलेंगे, एक्साइटरी सिग्नल्स मिलेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, जो नर्वस एक्सेसिव नर्व डिस्चार्ज हो रहा था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जो कैल्शियम चैनल है, जो टी करंट है उसको अपन ब्लॉक कर सकते हैं और ब्लॉक होने की वजह से जो एक्साइटेटरी सिग्नल्स आ रहे थे उसको अपन साइडलाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मैकेनिज्म ये है। तीसरा मैकेनिज्म क्या है, गाबा के एक्शन को अपन फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाबा क्या करता है ब्रेन में, गाबा रिसेप्टर पे जब गाबा आके बाइंड होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर गाबा रिसेप्टर पे, अगर ब्रेन में नॉर्मल फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, गाबा रिसेप्टर पे अगर गाबा आके बाइंड होता है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्लोरीन चैनल की या तो फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, जो अपन ने किसमें पढ़ा था, बेंजोडाइजापीन्स में और किसमें, बार्बिचुरेट्स में। ठीक है, मैकेनिज्म याद है, बेंजोडाइजापीन्स की और बार्बिचुरेट्स की, ये क्या करते हैं, या तो क्लोरीन चैनल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे या उसका जो ओपन हुआ उसके टाइम को क्या कर देंगे, प्रोलॉन्ग कर देंगे। उसकी वजह से क्या होगा, जो क्लोरीन है वो ज्यादा एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये किसका मैकेनिज्म है, गाबा का। ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है गाबा की, जैसे ही गाबा रिसेप्टर पे क्या इनहिबिटरी जो न्यूरोट्रांसमीटर है, कौन सा, गाबा आके बाइंड होगा, बाइंड होने की वजह से क्या होगा, जो क्लोरीन चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, या तो उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या उनका टाइम प्रोलॉन्ग हो जाएगा। उसकी वजह से सेल के अंदर क्लोरीन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है, कौन सा है, नेगेटिव। अगर सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल में हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा और हाइपरपोलराइजेशन होने की वजह से अब आपको कौन से सिग्नल्स मिलेंगे, एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी, इनहिबिटरी। और यही तो अपने को ब्रेन में चाहिए। तो अगर अपने पास में अब इनहिबिटरी सिग्नल्स आना स्टार्ट हो गए तो उसकी वजह से जो एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा था वो क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा मैकेनिज्म अपने पास में ये है। ठीक है, और चौथा कौन सा है कि एनएमडीए रिसेप्टर्स को अपन ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो अगर इन मैकेनिज्म्स की बात करें, जो सबसे पहला मैकेनिज्म था वो कौन सा है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें। तो ऐसी कौन कौन सी दवाइयां हैं जो एपिलेप्सी को कम कर सकती हैं बाय ब्लॉकिंग सोडियम चैनल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है दैट, पहली वो कौन सी है, दैट इज फेनिटोइन। कौन सी है, फेनिटोइन। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। इसका एडवर्स इफेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पिक्चर दी जाएगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो एडवर्स इफेक्ट हो रहा है वो किस पर्टिकुलर ड्रग की वजह से हो रहा है। तो वो पॉजिटिव ड्रग कौन सी होगी, फेनिटोइन, और वो एडवर्स इफेक्ट क्या है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने वाली दवाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं, आपके केडीटी में भी ये पिक्चर दी हुई होगी। ठीक है, जो या तो क्या सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दे या जो इनएक्टिव स्टेज में है सोडियम चैनल उसको क्या है, उसको इनएक्टिव स्टेज में ही रहने दें। ठीक है, तो कौन कौन सी दवाइयां हैं अपने पास में, लाइक फेनिटोइन है, कार्बेमेजेपिन है, ऑक्स कार्बेमेजेपिन है। ये दवाइयां क्या करती हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। ठीक है, जो सबसे पहली दवा अपने पास में है वो कौन सी है, फेनिटोइन। बहुत इंपॉर्टेंट दवा है। ठीक है, कौन सी दवा है, फेनिटोइन, जो क्या करेगी, सीजर्स को कम करेगी, आपको जो मिर्गी के दौरे आ रहे हैं उनको वो साइडलाइन करेगी। ठीक है, कैसे दे सकते हैं पेशेंट को अपन फेनिटोइन, ओरली देते हैं अपन। कैसे देंगे, ओरली। आपको याद रखना है फेनिटोइन क्या है, इट इज ए टेरिटोजेनिक ड्रग। क्या है, टेरिटोजेनिक ड्रग है। और टेरिटोजेनिक ड्रग का क्या मतलब है, टेरिटोजेनिक ड्रग का क्या मतलब होता है, अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट फीमेल है या कोई ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल है, उसको अगर अपन ये फेनिटोइन देते हैं तो इसका इफेक्ट किस में आ सकता है, बच्चे में आ सकता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, टेरिटोजेनिसिटी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपने दो टर्म्स सुनी होंगी जनरल फार्माकोलॉजी में, एक कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दूसरा कौन सा है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो अगर अपनी कंप्लीट फार्माकोलॉजी में कुछ एक ही ड्रग्स हैं जो कौन सी काइनेटिक्स फॉलो करती हैं, जीरो ऑर्डर, और उनमें से एक ड्रग कौन सी है, फेनिटोइन। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है, आपने मान लो कि पैरासिटामोल ली, यूजुअली अपन सरदर्द के लिए कौन सी दवा खाते हैं, पैरासिटामोल खाते हैं। तो पैरासिटामोल की अगर ब्रांड नेम की बात करें तो कौन कौन से ब्रांड नेम हो सकते हैं, डोलो और कालपोल और क्रॉसिन, बहुत सारे ये है ना, इसके ब्रांड नेम है ना। तो कोई सी भी अपन पैरासिटामोल खा लें, उसकी जो बायोबिलिटी है उसमें ज्यादा फर्क नहीं आएगा, जो उनका इफेक्ट आएगा वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। बट आपको याद रखना है फेनिटोइन के साथ में प्रॉब्लम क्या है, जब भी आप किसी पेशेंट को फेनिटोइन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो आपको क्या करना है कि
सेम पर्टिकुलर ब्रांड उसको प्रिस्क्राइब करना है। मान लो कि आपने एक ब्रांड प्रिस्क्राइब किया और उसने एक महीने तो वो दवा खाई, दूसरे महीने वो गांव चला गया, वहां से उसने दूसरी फेनिटोइन ले ली। उसकी वजह से क्या होगा, जितने भी ये ब्रांड नेम्स हैं किसके फेनिटोइन की, इनकी बायोएबिलिटी ज्यादा या कम हो सकती है। तो इनकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। मान लो आपने ब्रांड 1 लिखा है, उसकी 100 है प्लाज्मा कंसंट्रेशन, दूसरे ब्रांड की हो सकती है कि 50 रह जाए। 50 रह जाए तो जो थेरेपेटिक इफेक्ट अपने को चाहिएगा वो नहीं मिलेगा। या किसी ब्रांड की क्या हो सकती है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन 150 चली जाए तो उसकी वजह से क्या हो सकती है, टॉक्सिटी हो सकती है। ठीक है, तो अपने को इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी फेनिटोइन अपन प्रिस्क्राइब करें अपने को प्लाज्मा मॉनिटर करना है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज, जो सेम ब्रांड अपन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या पेशेंट को आपको एडवाइस करना है कि जो सेम ब्रांड आपको हमेशा लेना है, ऐसा नहीं कि ब्रांड चेंज हो जाए। ठीक है, तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें फेनिटोइन के लिए ओरली अपन देते हैं, टेरेटोजेनिक ड्रग है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, और चौथी चीज अपने को ब्रांड नेम चेंज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि या तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट नहीं आएगा या फिर क्या हो सकता है, उसकी वजह से टॉक्सिटी हो सकती है। अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें फेनिटोइन को, तो ये कौन से चैनल को ब्लॉक करती है, ये सोडियम चैनल को ब्लॉक करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और सोडियम चैनल को ब्लॉक करने की वजह से अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, क्या होगा, जो एक्स्ट्रा सेलुलरली सोडियम प्रेजेंट था वो इंट्रासेलुलरली नहीं आएगा। नहीं आने की वजह से सेल में डिपोलराइजेशन नहीं होगा, डिपोलराइजेशन नहीं होने की वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो जो एक्साइटेटरी अपने को सिग्नल्स मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, जो क्या एक्सेसिव डिस्चार्ज हो रहा था नर्व इम्पल्सेस का, वो इनहिबिट हो जाएगा। और यही मैकेनिज्म अपने को किसमें चाहिए, एपिलेप्सी में। क्लियर? इसके जो एडवर्स फैक्ट्स हैं किसके, फेनिटोइन के, आपसे वाइवा में भी पूछे जाते हैं, आपके थ्योरी एग्जाम में भी आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स फैक्ट है, आपको एग्जाम में एक पिक्चर दी जाती है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी वजह से हो सकता है। तो अगर आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट को गम हाइपरट्रॉफी हो सकती है। क्या हो सकती है, गम हाइपरट्रॉफी। एंड व्हाट इज गम हाइपरट्रॉफी, कि मसूड़े सूज जाएंगे। ठीक है, गम मतलब बहुत ज्यादा आपको लगेंगे, यूं प्रेजेंट होंगे मुंह में, आपको अलग से दिखेंगे, इसको क्या है, गम हाइपरट्रॉफी है। आप इसका न्यूमोनिक याद रख सकते हैं, 7 टाइम्स H आएगा, OM एंड CP। ठीक है, क्या और क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, हिस्टोटिज्म हो सकता है, हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया हो सकता है, ऑस्टियोमोलासिस हो सकता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, सेरिब्रल टॉक्सिटीज हो सकती हैं। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ फेनिटोइन। बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है, आपको याद रखना हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है दैट इज गम हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेजिया ऑफ गम्स। अगर इनके क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो अपन फेनिटोइन कहाँ यूज कर सकते हैं, कौन कौन से सीजर्स में, पार्शियल सीजर्स में और जनरलाइज सीजर्स में। कौन कौन से सीजर में, पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर्स में। ठीक है, बट नाउ इट इज ये कॉमनली यूज ड्रग नहीं है, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक है, इसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन की मॉनिटरिंग हमेशा अपने को करनी पड़ती है, ब्रांड नेम चेंज नहीं कर सकते, तो इफेक्टिव बहुत है, लेकिन नाउ इट इज अपन इसको यूज ज्यादा नहीं करते हैं। क्लियर? जो दूसरी ड्रग्स हैं अपने पास में जो सेम मैकेनिज्म की, जो क्या करेंगी, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगी, वो कौन सी है, कार्बेमेजेपिन एंड ऑक्सकार्बेमेजेपिन। अगर इनके मैकेनिज्म की बात की जाए तो कैसे एक्ट करती हैं, सेम वही मैकेनिज्म है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके। ठीक है, अगर अपन कार्बेमेजेपिन की बात करें तो ये क्या है, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पार्शियल सीजर्स, नॉट फॉर जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में या जनरलाइज सीजर्स में इसको अपन यूज कर सकते हैं, बट इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर व्हाट, पार्शियल सीजर्स। और आपको याद रखना है, कार्बेमेजेपिन इज आल्सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया। अदर यूजेस की बात करें तो इनको बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस में भी क्या है, इनका एंटी डायबिटिक एक्शन है, इसलिए डायबिटीज इंसिपिडस में भी ये ड्रग अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो क्या हो सकता है, पेशेंट को वोमिटिंग डायरिया हो सकता है, इसकी वजह से हेपेटोटॉक्सिटी हो सकती है, कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। दीज आर द कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कार्बेमेजेपिन एंड ऑक्सकार्बेमेजेपिन। ठीक है, तीसरी जो ड्रग है अपने पास में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है एपिलेप्सी के लिए, दैट इज
वेल्प्रोइक एसिड, या अपन क्या बोल सकते हैं, सोडियम वेल्प्रोइट। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है या शॉर्ट नोट भी आ सकता है। कौन सी ड्रग है, वेल्प्रोइक एसिड या सोडियम वेल्प्रोइट। अगर इस ड्रग की बात करें, इट हैज ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम। ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, किसी भी ड्रग का अगर स्पेक्ट्रम ज्यादा है, इसका क्या मतलब है, जितने भी 4 मेन मैकेनिज्म्स हैं अपने पास में एपिलेप्सी कम करने की, वो चारों मैकेनिज्म पे ये काम करती है। कौन सी, वेल्प्रोइक एसिड या सोडियम वेल्प्रोइट। ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करेगी, जो टी टाइप कैल्शियम चैनल है उनको भी ब्लॉक करेगी, गाबा के जो इनिबिटरी एक्शन है उसको भी फैसिलिटेट करेगी, और एनएमडीए रिसेप्टर्स को भी ये ब्लॉक करेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ड्रग है, इट हैज ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम। कौन सी ड्रग है, सोडियम वेल्प्रोइट या वेल्प्रोइक एसिड। मैकेनिज्म की बात करें तो ये चारों मैकेनिज्म पे एक्ट करती है। ठीक है, अगर इसके क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम है, तो जितने भी टाइप के क्या है अपने पास में सीजर्स हैं उन पे एक्ट कर सकती है। पार्शियल सीजर्स में अपन यूज कर सकते हैं, सिंपल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, जनरलाइज सीजर चाहे अब्सेंस हो, माइक्रोनिक हो, टॉनिक क्लोनिक हो, जितने भी टाइप के सीजर्स हैं उसमें अपन सोडियम वेल्प्रोइट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है ये कहाँ पे, अगर आपने माइग्रेन आपने पढ़ा है तो उसके प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया में ये क्या है, इट इज एन अल्टरनेटिव ड्रग फॉर व्हाट, ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया फॉर, किसके लिए, कार्बामेजेपिन के लिए। और इसके एड्रेस स्पेक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका नोमोनिक इसके नाम से ही याद रखना है, वेल्प्रोइट। V4 क्या हुआ, इसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है। A4 एलोपेशिया, L4 लीवर डैमेज, P4 पीसीओडी या पेंक्रियाटाइटिस, R4 रेसेज, O4 ओबेसिटी, A4 एग्रेनुलोसाइटोसिस, T4 ट्रेमर्स एंड E4 एपिगैस्ट्रिक पेन। क्लियर, यस, लास्ट रोज क्या हुआ, एग्जाम में आएगा तो कुछ लिखोगे नहीं। सीएनएस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा टफ है, बट एक बार आप रिवाइज करोगे आपको याद रहेगा। ठीक है, आज अपन इतना ही डिस्कस करेंगे, बाकी जो ड्रग्स हैं अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर एपिलेप्सी को अपन रिवाइज करें तो एपिलेप्सी क्या है याद रखना है, क्वेश्चन आता है इसलिए रिवाइज कर रहे हैं। एपिलेप्सी क्या है, एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ नर्व इंपल्सेस, कहां पे, ब्रेन में। तो ये किसका डिसऑर्डर है, इट इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, अगर एक्सेसिव डिस्चार्ज की बात करें तो ये एक्सेसिव डिस्चार्ज क्यों होते हैं किसी भी पेशेंट में, क्यों हो सकते हैं, हेड इंजरी हो, कोई ट्रॉमा हो, या फिर क्या हो, मेनिंजाइटिस हो, वायरल एंसेफेलाइटिस हो, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो, अब्रप्ट अल्कोहल विड्रॉल हो, या फिर जो सीएनएस डिप्रेशन पे कोई पेशेंट काफी टाइम वो उसको अब्रप्टली आपने विड्रॉ कर दिया है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आपको सीजर्स हो सकते हैं या मिर्गी के दौरे आ सकते हैं। ठीक है, कैसे अफेक्ट करती हैं, अगर ब्रेन की बात करें तो कौन से लोब होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, कितने वो सॉरी हेमिस्फेयर होते हैं, 2 हेमिस्फेयर होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। लॉब्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल एंड पेराइटल। अगर एक लोब को अफेक्ट कर रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्शियल, मतलब आंशिक, सिर्फ एक लोब को इफेक्ट कर रही है। अगर जनरलाइज की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेसिव डिस्चार्ज एक लोब में होना स्टार्ट हुआ और वो स्प्रेड हो गया थ्रू आउट द ब्रेन, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जनरलाइज एपिलेप्सी। अगर इसकी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की बात करें तो अपने पास में 4 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं जिससे अपन एपिलेप्सी को कम कर सकते हैं। कौन कौन सी हैं, एक सोडियम चैनल को अपन ब्लॉक कर दें, उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्साइटेटरी अपने को सिग्नल्स मिल रहे थे वो इनहिबिट हो जाएंगे। दूसरी मैकेनिज्म क्या है, अपन कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर दें, उसकी वजह से भी क्या होगा, जो एक्साइटेटरी सिग्नल्स मिल रहे थे वो कम हो जाएंगे। तीसरा जो मैकेनिज्म था वो क्या था, अपन क्या कर सकते हैं, गाबा का जो एक्शन है, जो इनहिबिटरी एक्शन है उसको अपन फैसिलिटेट कर दें, क्लोरीन ज्यादा अंदर आएगा, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा, उसकी वजह से अपन मिर्गी को साइडलाइन कर सकते हैं। और जो चौथा अपने पास में एक्शन है दैट इज ब्लॉकेट ऑफ एनएमडीए रिसेप्टर्स। क्लियर, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।